नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में न्यूज़ 35 पिछले एक साल का जितना भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है उन सभी को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें आपके 4 टॉपिक हैं: राम मंदिर, भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर और 16वां वित्त आयोग। बहुत ही डिटेल से है। इसका PDF का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट है राम मंदिर के बारे में। टाइमलाइन के माध्यम से पृष्ठभूमि हम लोग समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझिएगा कि 1528 में बाबर के अधीन मुग़ल कमांडर मीर बाक़ी द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया। तो आपसे पूछेगा जो बाबरी मस्जिद है इसका निर्माण कब किया गया था? तो 1528 में किया गया था। 1859 के बारे में समझिएगा। तो ब्रिटिशों ने इस स्थल को 2 अलग अलग खंडों में विभाजित किया। मुसलमानों को अंदर प्रार्थना करने की अनुमति दी गई, जबकि हिंदुओं को बाहरी प्रांगण में पूजा करने की अनुमति कब दिया गया? तो 1859 में। उसके बाद है कि 1862 से 63 में क्या होता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम अयोध्या का सर्वेक्षण किया था, ठीक है। उसके बाद है 1949 में सरकार ने इसे विवादित संपत्ति घोषित कर दिया, भारत सरकार ने। 1976 से 1977 में बीबी लाल के नेतृत्व में सर्वप्रथम खुदाई किया गया बाबरी मस्जिद में। 1984 1984 उसमें कि विश्व हिंदू परिषद के तहत जो है हिंदू मंदिर समिति का गठन किया गया। 1990 भाजपा ने मंदिर निर्माण के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया 1990 में। 6 दिसंबर 1992 को भीड़ द्वारा बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया और हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे 6 दिसंबर 1992 को। 16 दिसंबर 1992 को केंद्र सरकार ने घटना की जांच के लिए लिब्रहान आयोग का गठन किया। ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है, याद रखिएगा। लिब्रहान आयोग का गठन कब किया गया था? तो 16 दिसंबर 1992 को। और किस लिए किया गया था? तो जो बाबरी मस्जिद आपके ढहा था उसके जांच करने के लिए, ठीक है। 2010 में क्या होता है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने विवादित स्थलों को हिंदुओं और मुसलमानों के बीच साझा करने का फैसला सुनाया कि भाई जो मुस्लिम लोग भी इसमें रहेंगे और हिंदू लोग भी रहेंगे, बांट दिया गया था। अब समझिए 9 नवंबर 2019 को क्या होता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ये आपके ध्यान रखना है कि 2010 में जो है ना इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था, और उसके बाद है कि 9 नवंबर 2019 में ये आपके सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हिंदू मंदिर के निर्माण की देखरेख के लिए ज़मीन एक ट्रस्ट को सौंपी जाएगी और अयोध्या में ही ज़मीन का अलग टुकड़ा मुस्लिम समूह को दिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट गठन किया गया, जिसके सचिव चंपत राय और अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास बनाए गए, ठीक है। ये फैसला याद रखिएगा, डेट 9 नवंबर 2019, ठीक है। उसके बाद नोट में करके लिखा गया है कि 5 जजों की बेंच द्वारा फैसला और उनके सदस्य निम्नलिखित हैं। CJI कौन थे? रंजन गोगोई थे। जस्टिस AS बोबड़े थे। DY चंद्रचूड़, अशोक भूषण और यस अब्दुल नज़ीर थे। 5 अगस्त 2020 प्रधानमंत्री ने मंदिर की आधारशिला रखी। ये सवाल पूछ सकता है, 5 अगस्त 2020 को। और मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा कब किया गया? तो 22 जनवरी 2024 को किया गया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की विशेषताएं के बारे में समझिएगा। मंदिर पारंपरिक नागर शैली से बनाई गई, पूछ सकता है, पारंपरिक नागर शैली से बना हुआ है। वास्तुकार कौन है? तो वास्तुकार चंद्रकांत B सोमपुरा ने अपने 2 बेटों निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा के साथ मिलकर इसे डिजाइन किया है मंदिर को, ठीक है।
इसे बनाया है लर्सन एंड टुब्रो कंपनी ने। देखिए डिजाइन किया है कोई और व्यक्ति ने, चंद्रकांत बी सोमपुरा और उनके दो बेटों ने किया है, जबकि इसे बनाया है लर्सन एंड टुब्रो कंपनी ने इसे बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी है। आपसे पूछेगा कि जो राम मंदिर बन रहा है तो उसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी कौन है, तो टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड है। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि टोटल 5 मंडप बन रहा है। एक है नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप है। मंदिर 3 मंजिला है ना। प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची है। इसमें कुल 392 खंभे और 44 दरवाजे हैं। लंबाई 380 फीट है पूरब से पश्चिम, और चौड़ाई 250 फीट है और ऊंचाई 161 फीट है। इसे बनाने में लोहा और इस्पात का उपयोग नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है। इसे बनाने में जो है ना लोहा और इस्पात का उपयोग नहीं किया गया है। मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम का 5 वर्ष का बाल रूप है, जिसे बालक राम नाम दिया गया है। परिसर के चारों कोने पर सूर्यदेव, देवी भगवती, भगवान गणेश और भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिर हैं। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। दक्षिण भुजा में हनुमान का मंदिर है। अन्य प्रस्तावित मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता सबरी, जटायु, देवी अहिल्या को समर्पित है। भगवान राम की 3 मूर्तियों का निर्माण अरुण योगीराज, सत्यनारायण पांडे, गणेश भट्ट ने किया है। अरुण योगीराज द्वारा निर्मित 51 इंच की मूर्ति को प्रांत प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। VVI पॉइंट है। ठीक है, अरुण योगीराज द्वारा निर्मित 51 इंच की मूर्ति को जो है प्रांत प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में समझिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री लाल कृष्ण आडवाणी को 50वें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो पूछेगा कि जो आपके लाल कृष्ण आडवाणी है, इनका जन्म कब हुआ, तो 8 नवंबर 1927 को कहाँ होता है, कराची में होता है। वर्ष 1942 में RSS से जुड़ते हैं। वर्ष 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1960 में ऑर्गेनाइजर के साथ सहायक संस्करण के रूप में काम करना शुरू किया। वे नेत्रा उपनाम से एक नियमित सिनेमा कॉलम भी लिखते थे। आपातकाल के दौरान उन्हें बेंगलोर में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने 1979 में द पीपल बेट्रेड पुस्तक लिखी। इस पूछ सकता है कि द पीपल बेट्रेड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको याद रखना है लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। इनके आत्मकथा किताब का नाम क्या है, तो माई कंट्री माई लाइफ। उन्होंने राम मंदिर के लिए समर्थन पाने के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा की। यह यात्रा 25 सितंबर 1990 को शुरू हुई थी। इस यात्रा के दौरान जो है वे 22 अक्टूबर 1990 की रात को समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए थे। ये गिरफ्तार किसके द्वारा किया गया था, तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू जी थे, उन्हीं के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट है कि 6 दिसंबर 1992 को रथ यात्रा ने अयोध्या में प्रवेश किया, जिसके बाद बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। उनके नेतृत्व में कुछ अन्य यात्राएं, जनादेश यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा, भारत उदय यात्रा भी हुआ है।
अब देखिए इनके बारे में, इनका राजनीतिक कैरियर समझिए। लाल कृष्ण आडवाणी का राजनीतिक कैरियर 1967 से 1970 तक दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष चुने गए। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। 1972 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष और 1986 में भाजपा के लिए अध्यक्ष बनते 1986 में, ठीक है। 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई, वह केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री बने और राज्यसभा में सदन के नेता चुने गए। 1989 में पहली बार नई दिल्ली सीट से 9वीं बार लोकसभा के लिए निर्वाचित होते हैं। वह 7 बार लोकसभा के, 1 बार नई दिल्ली से, 6 बार गांधीनगर सीट से और 4 बार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। उसके बाद 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। वह 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहते हैं। अगला है भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बारे में समझिएगा। 100वें जन्म वर्ष की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की। तो इनके बारे में समझिएगा। इनका जन्म कब होता है? तो 24 जनवरी, जो बिहार के एग्ज़ाम देंगे उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका जन्म कब होता है? तो 24 जनवरी 1924 को। कहाँ होता है? तो पितौजिया गांव में होता है। अब कर्पूरी ग्राम इसका नाम कर दिया गया है, समस्तीपुर में है। और 17 फरवरी 1988 को उनका निर्धन होता है। जननायक के नाम से लोकप्रिय और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक रहे हैं। आपसे पूछेगा कि जननायक किसे बोला जाता है? तो कर्पूरी ठाकुर को बोला जाता है। सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने 1952 में ताजपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। उसके बाद है कि 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक जनता पार्टी से। ये 2 बार आपके मुख्यमंत्री रहते हैं। 1977 में थोड़े समय के लिए वह सांसद भी बनते हैं। 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया और मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप से हटा दिया। ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम था, ठीक है, उस समय के लिए। लेकिन एक समस्या भी इसके कारण हो गया, क्योंकि आज देखिएगा कि जो बिहार के बच्चे हैं उनका इंग्लिश बहुत ही ख़राब है, मैक्सिमम बच्चे का, ठीक है। इन्होंने 1970 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1970 में जो है बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किया गया था कर्पूरी ठाकुर के द्वारा, ठीक है। देखिए जो अंग्रेजी का बात हम किए हैं कि अभी के लिए जो है ना बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर हैं, तो इसका ये कारण नहीं कि उनके द्वारा हटा दिया गया था, क्योंकि अच्छा कदम था उस समय के लिए, कहा बहुत ही अच्छा कदम था। लेकिन अब जो है ना इंग्लिश को थोड़ा ठीक करवाना चाहिए सरकार के द्वारा, क्योंकि अब आपको पता है कि बिना इंग्लिश के नौकरी कहीं नहीं मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद है कि कर्पूरी ठाकुर फार्मूला ने 1978 में 26% आरक्षण प्रदान किया, जिसमें ओबीसी को 12% हिस्सा मिला। ओबीसी के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 8%, महिलाओं के लिए 3% और उस जाति के गरीबों के लिए 3% हिस्सा मिला था। ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। भारत रत्न के बारे में समझिए। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना। ये पुरस्कार जो है ना 1954 में गठित किया गया। किसी विशेष वर्ष में वार्षिक पुरस्कारों की संख्या अधिकतम 3 तक सीमित है, लेकिन इस बार 5 हो चुका है, ठीक है, इस बार 5 हो चुका है। पुरस्कार में कोई आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाता है, सही बात है। मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम स्तर के प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया जाता है।
1954 में पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी.वी. रमन थे। वीवीआई पॉइंट है, सी.वी. रमन थे। ठीक है। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले 49वें व्यक्ति हैं। 50वें कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी है। ठीक है। टोटल आपके 53 व्यक्ति को मिल चुका है भारत रत्न। ठीक है। क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी के बाद 3 और व्यक्ति को दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है। उसके बारे में हम टेलीग्राम पर आपको बता चुके हैं। 16वां वित्त आयोग के बारे में समझिएगा। भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी से अनुच्छेद 280A के तहत 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं, जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष हैं। सचिव ऋत्विक रंजनम पांडे हैं। इसके सदस्य अजय नारायण झा, सौम्या कांति घोष, एनी जॉर्ज मैथ्यू एवं निरंजना राजाध्यक्ष हैं। इनका कार्य क्षेत्र देख लीजिएगा। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्षेत्र केंद्र और राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना। इसके अतिरिक्त केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करना और राज्यों के बीच इन करों के वितरण को निर्धारित करने वाले सिद्धांत का निर्धारण करना। भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान के नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को भी स्थापित करना इसका काम है। नोट में देखिएगा कि आयोग जो है ना, आपदा प्रबंधन के वित्त पोषण की वर्तमान व्यवस्था की भी समीक्षा करेगा और उस पर उचित सिफारिशें भी करेगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे। इनकी अवधि 2020-21 से 25-26 तक थी। जबकि 16वां वित्त आयोग है 5 साल की अवधि के लिए 2026-27 से 2030-31 तक इम्पोर्टेंट पॉइंट है के लिए गठित किया गया है। इसकी अवधि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी और इसे अपनी रिपोर्ट जो है 31 अक्टूबर 2025 तक सौंपनी होगी। ये गलत है, देखिए यहाँ पर होगा 31 अक्टूबर 2031 होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि देखिए गठन होगा 1 अप्रैल 2026 से और अपनी रिपोर्ट दे देगा कैसे 31 अक्टूबर 2025 को। तो यहाँ कर लीजिएगा 31 अक्टूबर 2031 तक। ठीक है। उसके बाद है कि 16वें वित्त आयोग के लिए संयुक्त सचिव के 2 पद और आर्थिक सलाहकार का 1 पद भी सृजित किया गया है। तो इतना ध्यान से आप लोग याद रखिएगा और इसके बारे में आप लोग चेक भी कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में। ठीक है।